सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साकेत पर्यटन सदन के विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही साकेत पर्यटन सदन के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। तो आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का, जहां पर हम आपको बता दें कि पहले तो उन्होंने कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक की और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साकेत पर्यटन सदन के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की समाधि स्थल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामचंद्र दास जी की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। परमहंस रामचंद्र दास ने 1990 से 1992 में कार सेवकों का नेतृत्व किया था। प्रतिवाद बैंकर जैसे नाम से भी चर्चित थे परमहंस रामचंद्र जी महाराज। अंबेडकर नगर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए की आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव जताई जा रही है। सीएम के चेहरे को लेकर के भी चर्चा संभव है। बैठक में 3 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित सीटों के बंटवारे और अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में 3 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित सीटों के बंटवारे और अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि इस बैठक में 3 विपक्षी दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा संभव है। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों को लेकर के बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर के तैयारियां फिलहाल अब शुरू हो चुकी हैं और जो बैठक होने वाली है आज एमवीए की, उसमें सीट शेयरिंग चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव है। सीएम के चेहरे को लेकर के भी चर्चा इसमें बताई जा रही है। और अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विनेश फोगाट का गोल्ड पर दांव लगा है, यानी कि भारत के हाथ अब गोल्ड मेडल लग चुका है। विनेश फोगाट वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, भारत का एक और मेडल अब पक्का हो गया है। तो लगातार कई खिताब भारत के नाम, आज विनेश फोगाट का गोल्ड पर दांव। विनेश फोगाट वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत के लिए बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाली खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ओलंपिक 2024 से जुड़ी ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया।
और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। आज केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और आज एक बार फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए उम्मीद जो है वो देखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कंगना ने कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आपको बता दें कि बागीपुल गांव और केदास गांव का कंगना रनौत दौरा करने के लिए पहुंची। बीजेपी सांसद कंगना ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और कहा कि हम केंद्र के साथ इनपुट साझा करेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू के बाढ़ प्रभावित बागीपुल गांव और केदास गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हम केंद्र के साथ इनपुट साझा करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि जान माल का नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और अब सड़क पर हैं, उनके लिए तत्काल क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि फंड और योजनाएं उन तक पहुंचने में समय लेती हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत कुल्लू पहुंची, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और साथ ही लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि केंद्र की ओर से उनको हर मदद यहां तक पहुंचाई जाएगी। और बताएंगे कि यहाँ पे लोगों का बहुत हानि हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जानी नुकसान के साथ में अभी जो लोग स्थापित हैं, योजनाओं के आगे आगे वक्त लगता है, वो सब जाते हैं और जब तक फंड पहुँचते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो या बाकी किसी संसाधनों के थ्रू हो, लेकिन अभी इमीडिएटली क्या हो सकता है कि सड़कों पर आ गए हैं और इमीडिएटली हम क्या इनके लिए कर सकते हैं, जिनको अभी खाने के लिए जो है ऐसे सड़क पे लंगर लगाए हुए हैं, ये बेघर हो चुके हैं। ये बहुत जमींदार, बहुत अच्छे अपना खेती करने वाले, अच्छे इनके पशुओं वाले लोग थे, लेकिन आज ये बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी है। अचानक से तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में लालकृष्ण आडवाणी को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की निगरानी में इलाज फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लालकृष्ण आडवाणी जी का इलाज फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में फिलहाल वो भर्ती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ समय पहले उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी थी और उनका अस्पताल में इलाज जारी रहा था। फिर वो स्वस्थ होकर के वापस अपने घर लौट आए थे, लेकिन एक बार फिर से अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश हिंसा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। मनोज तिवारी ने यह कहा और कहा कि कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं। वहां अराजकता की ही है और अल्पसंख्यक बहुत संकट में है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर कहा कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, वहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं और वहां अराजकता ही अराजकता है, अल्पसंख्यक बहुत संकट में है। सदन में हमारे विदेश मंत्री ने वहां की स्थिति रखी है। मुझे संतोष है कि विपक्ष ने इस पर सकारात्मक रुख रखा है कि हम ऐसे मुद्दों पर देश के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो एक हम लोगों को पड़ोसी देश होने के नाते और कभी इसी देश से अलग हुआ एक देश और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जो दृश्य आ रहे हैं वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहाँ अराजकता ही अराजकता है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत संकट में हैं। वहाँ के माइनॉरिटीज़ के रूप में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जो पारसी हैं, ये सभी लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। और हमें आज गनीमत ये है कि सदन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरी रिपोर्ट रखी है और मुझे एक बात का संतोष है कि विपक्ष ने इस पे जो एक सकारात्मक रुख रखा है कि हम पूरे ऐसे मुद्दों पे देश के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी चीज, हमारा विश्वास है कि ना सिर्फ नजर रहेगी बल्कि ऐसे अवांछनीय तत्वों का क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निदान हो सकता है, इसके लिए भी भारत आगे कदम उठाएगा। देश की बड़ी जानकारी आपको दे दें, ढाका से एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। बांग्लादेश हिंसा को लेकर यात्रियों का बयान भी लगातार सामने आ रहा है। स्थिति ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश में युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल था, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई। एक यात्री ने कहा अब वहां सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। एक दूसरे यात्री ने कहा स्थिति ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश में युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल था और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और सेना तैनात कर दी गई थी। कोई कुछ नहीं दिखा मैंने। अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रहा है, वो कोई स्पीच नहीं दिया। टारगेट क्या जा रहा है वो एक तरह प्रोपागेंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे आए हैं और कोई पर्पस नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरता की भीड़ ने आरक्षण के बहाने जो लकीर खींची है उसने दुनिया के सामने एक
नाटकीय तस्वीर छोड़ दी है। बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का उपद्रवियों ने जमकर अपमान किया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति खंडित कर दी। अपमान की ये तस्वीर बांग्लादेश से न्यूयॉर्क तक देखी गई। शेख मुजीबुर रहमान का राजनीतिक जीवन 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वह बंगाल मुस्लिम छात्र लीग में शामिल हुए थे, जिसके बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। लेकिन बीते दिनों ढाका से न्यूयॉर्क तक जो कुछ हुआ और इसने एक नए इतिहास लिख दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण के बहाने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ने की साजिश को दुनिया के पटल पर एक नाटकीय तस्वीर छोड़ दी गई। बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का उपद्रवियों ने जमकर अपमान किया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति खंडित कर दी। ये तस्वीर सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी देखी गई, जहां बांग्लादेश की एम्बेसी में विरोध प्रदर्शन किया गया। दूतावास में तोड़फोड़ की गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया, जहां लोग आपस में भिड़ गए। शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान का राजनीतिक जीवन 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वो बंगाल मुस्लिम छात्र लीग में शामिल। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के छात्र संघ का नेतृत्व किया और जल्द ही अपने अद्वितीय नेतृत्व कौशल के लिए पहचान बनाने लगे। इसके बाद 1949 में शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग की स्थापना की, जो जल्द ही बंगाली राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रतीक बन गई। उन्होंने बंगाली लोगों के अधिकारों और स्वायत्तता के लिए जोरदार संघर्ष किया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा जॉय बांग्ला आज भी हर बंगाली के दिल में गूंजता है। साल 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने कुशल नेतृत्व से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 7 मार्च 1971 को दिए उनके भाषण ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, जिसके बाद लगातार लोकतांत्रिक संघर्ष के जरिए बांग्लादेश विकास की ओर बढ़ता रहा। लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इसने एक नया इतिहास लिखा है।